दोस्तों, मैंने न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की पूरी सोशल साइंस के हर एक चैप्टर को डीपली एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न 2026 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनके इस साल आपके फाइनल एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस के न्यू एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर सोशल साइंस के टीचर्स डायरेक्टली नहीं बताते, लेकिन एग्जाम में सीधा पेपर में दे देते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझ लिया और रिवाइज कर लिया तो मैं वादा कर सकता हूँ कि आप सोशल साइंस के अंडर अपनी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अपने आंसर्स को किस तरीके से पेपर पर प्रेजेंट करना है ताकि आपके टीचर इंप्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। और ये 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को टीचर्स आंख बंद करके डालते हैं, स्पेशली इतना हिस्सा तो हर पेपर में मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब है कि किसी भी देश का सिटीजन जिनकी एज 18 साल या उससे ऊपर का है, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम या सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो। और इसके बाद हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस 3 पॉइंट लिख कर आना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करता है इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नेंस एंड मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब ये सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी इंश्योर करता है, लोगों को सरकार में सीधा पार्टिसिपेट करने का मौका देता है और सरकार को लोगों के लिए अकाउंटेबल बनाता है। अब आप ही सोचो ना, अगर लोगों को इक्वालिटी ना मिले या गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल ना रहे तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाएगा? आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ओवर ट्रेडिशनल पेपर बैलेट सिस्टम्स? एक और 3 मार्क्स का बढ़िया सवाल जिसमें आपको ईवीएम का एडवांटेज पूछ रखा है ओवर ट्रेडिशनल बैलेट सिस्टम। मतलब पहले के समय में जो पुराने वोटिंग सिस्टम्स होते थे जिसमें लोग पेपर पर अपना वोट देते थे, उसकी तुलना में ईवीएम किससे एडवांटेजियस है? तो देखो, सबसे पहले तो ईवीएम्स वोट काउंटिंग को बहुत फास्ट और एक्यूरेट बना देती हैं, जिससे ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं। दूसरा, ये बूथ कैप्चरिंग और इनवैलिड वोटिंग को रोकने में मदद करती हैं, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना इजी हो जाता है। आखिर में ईवीएम्स पेपर और टाइम दोनों बचाती हैं, जिससे इलेक्शन प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाता है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एक 5 मार्क्स का सवाल है और इस वीडियो में मैं जितने भी 5 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करूंगा उसे अच्छे से समझना और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 5 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, स्पेशली 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट में लिखना। इससे प्रेजेंटेशन क्लीन रहता है और टीचर के लिए आंसर समझना बहुत आसान हो जाता है। और टीचर जितना ज्यादा खुश होंगे आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स देंगे। और भी ऐसी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं वीडियो के एंड में आपको देकर जाऊंगा, तो एंड तक बने रहना। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपसे पूछ रखा है इलेक्शन कमीशन क्या है और दूसरा इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इन दोनों ही चीजों को मैंने नोट्स के साथ इस वाले वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने देख ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो जरूर देखना, तब आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडिया में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये इंश्योर भी करती है कि हर एलिजिबल सिटीजन बिना किसी डर, प्रेशर या डिस्क्रिमिनेशन के अपना वोट दे सके। और इसका सबसे पहला और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कंडक्ट करना। ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट करती है और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी ऑर्गेनाइज करती है। फिक्सिंग इलेक्शन शेड्यूल, ये इलेक्शंस की डेट्स डिसाइड करती है, फेस्टिवल्स, एग्जाम्स, वेदर और सिक्योरिटी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है, मतलब जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको रजिस्टर करती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है, उन्हें रिकॉग्नाइज करती है और उनको इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करती है। एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट,
मतलब ये इंश्योर करती है कि इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स रूल्स फॉलो करें ताकि फेयरनेस और इक्वालिटी बनी रहे। और लास्ट, सुपरवाइजिंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब इसमें वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, पोलिंग स्टेशन सेटअप करना, वोटिंग कंडक्ट करना, वोट्स काउंट करना और रिजल्ट्स डिक्लेयर करना शामिल होता है। जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स में लिखना है। कोई सा भी 5 पॉइंट्स जो आपको आता है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स किसी में भी आ सकता है। अगर 3 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना है और 5 मार्क्स में आए तो 5 पॉइंट्स। आया समझ? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंडिया की इलेक्टोरल सिस्टम को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिन कैंडिडेट्स के पास ज्यादा मनी होता है वो ज्यादा प्रचार करके और लोगों को पैसे खिलाकर वोट अपने नाम कर लेते हैं। एक तो आप ये आसान पॉइंट लिख सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स जिन पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं उसके बावजूद भी वो लोग इलेक्शन में खड़े होकर जीत भी जाते हैं। अब आप ही सोचो, जिस देश को क्रिमिनल चलाएंगे उस देश का क्या होगा। थर्ड पॉइंट है वोटर एपैथी। बहुत से जगह क्या होता है कि लोग स्पेशली अर्बन यूथ बिजी लाइफस्टाइल या इंटरेस्ट की कमी की वजह से वोटिंग को सीरियसली नहीं लेते, जिस वजह से जो अच्छे वोट थे वो भी नहीं आ पाते। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। दोस्तों, जो रूलिंग पार्टी होते हैं, मतलब ऐसी पार्टी जो अभी देश चला रहे होते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ऑफिशियल्स या वेलफेयर स्कीम्स का यूज करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। मतलब लोगों को उन्हें ही अगले इलेक्शन में वोट देने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिरी चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वोटर्स। कई वोटर्स कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड, पार्टी पॉलिसीज या अपने वोट की इंपॉर्टेंस के बारे में फुली अवेयर ही नहीं होते, जिस वजह से वो गलती से गलत कैंडिडेट चुन लेते हैं। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड। बहुत ही आसान सवाल, 3 मार्क्स के अंदर। तो हम जानते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और साथ ही इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है और इलेक्शंस हर 5 साल में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू कंडक्ट होते हैं। और वहीं राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जिसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड एमएलएज इलेक्ट करते हैं। टोटल 245 मेंबर्स में से 233 इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस जैसे स्पेशल फील्ड से होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस बताइए। ये भी बहुत ही आसान है, मैंने आंसर लिख दिया है। मेक श्योर आप इसे करके रखें क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और इस चैप्टर का आखिरी और 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद एन एग्जाम्पल। इंडिया इलेक्शंस में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करता है। इस सिस्टम में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स लेता है वही जीत जाता है, चाहे उसे टोटल वोट्स का 50% से ज्यादा वोट न मिला हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर 100 वोट्स में से कैंडिडेट ए को 25 वोट्स मिलते हैं, कैंडिडेट बी को 40 वोट्स मिलते हैं और कैंडिडेट सी को 35 वोट्स मिलते हैं, तो कैंडिडेट बी जीतेगा क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट्स यानी 40 वोट्स मिले हैं। Our next question is, mention any 3 reasons for the political instability of the Delhi Sultanate. अब हम हिस्ट्री में आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा और आप सारे क्वेश्चन समझकर उसे नोट डाउन कर रहे होंगे। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सुल्तानेट को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी रीजंस की वजह से फेस करनी पड़ी, जैसे कई सुल्तान्स पहले रूलर को मारकर या हटाकर पावर में आते थे, जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। और सक्सेशन का कोई फिक्स्ड रूल नहीं था, मतलब जैसे बड़ा बेटा ही नया राजा बनेगा ऐसा कोई रूल नहीं था, जिस वजह से रिबेलियंस होते थे, मतलब लोग बगावत पर उतर आते थे और रूलर्स का रूल पीरियड छोटा रहता था। और ईस्टर्न गंगा रूलर्स, राजपूत्स और साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे रीजनल किंगडम्स सुल्तानत के कंट्रोल का विरोध करते रहते थे, जिस वजह से दिल्ली सुल्तानत पर कोई भी किंग का रूल स्टेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, विजयनगर एम्पायर किसने बनाया और ये साउथ इंडिया की पावरफुल सेंटर कैसे बन गई। तो हम जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर को 2 भाई हरिहरा और बुक्का ने 14th सेंचुरी में बनाया था और ये साउथ इंडिया में पावरफुल सेंटर इसलिए बना क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी जो इस रीजन को इन्वेजन से प्रोटेक्ट करती थी, मतलब दुश्मनों के आक्रमण से बचाती थी। रूलर्स ने ट्रेड, एग्रीकल्चर और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया, जिससे यहाँ तीर्थयात्री आने लगे और इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ और साथ ही ये कल्चरल और रिलीजियस यूनिटी का सेंटर बना, स्पेशली कृष्णदेवराया के टाइम पर। What was the Ekta system? How did it help the Sultan maintain his army?
एक और अच्छा सवाल सबसे पहले आपसे पूछा गया है, एकता सिस्टम क्या था एंड इस सिस्टम के बदौलत सुल्तान अपनी आर्मी किससे मेंटेन कर पाते थे। तो देखो, एकता सिस्टम दिल्ली सुल्तानत के टाइम का एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था जिसमें लैंड टेरिटरीज नोबल्स को दी जाती थी जिन्हें इक्तदार कहा जाता था। और ये सिस्टम सुल्तान को आर्मी मेंटेन करने में इसलिए मदद करता था क्योंकि इक्तदार्स अपने एरिया से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। इस रेवेन्यू का एक हिस्सा सोल्जर्स को सैलरी देने और आर्मी मेंटेन करने में यूज होता था और बाकी अमाउंट सुल्तान के ट्रेजरी में भेज दिए जाते। इससे सुल्तान भी खुश, सोल्जर्स भी खुश और इक्तदार्स भी खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज मोहम्मद बिन तुगलक्स कैपिटल ट्रांसफर पॉलिसी, व्हाई डिड इट फेल। 5 मार्क्स। तो हमने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया था कि दिल्ली सुल्तानत की कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद, आज के महाराष्ट्र में, ले जाया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि दिल्ली नॉर्थ में बहुत दूर थी जिससे सदर्न रीजन्स को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता था। दौलताबाद सेंट्रली लोकेटेड था, इसलिए पूरे एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए ज्यादा सूटेबल माना गया। पर यह एक बेवकूफ़ी भरा आइडिया साबित हुआ क्योंकि दिल्ली और दौलताबाद के बीच लगभग 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था जिससे ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट हो गया। लोगों को जबरदस्ती माइग्रेट कराया गया और बहुत से लोग भूख, बीमारी और थकान की वजह से मर गए। और साथ ही दौलताबाद में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई और फैसिलिटीज नहीं थी। इन सभी कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक का यह आइडिया फेल हो गया। आया समझ? बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द दिल्ली सुल्तानत एंड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिल्ली सुल्तानत मेनली मिलिट्री कंट्रोल और एकता सिस्टम पर डिपेंड करती थी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए, जबकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा ऑर्गेनाइज थी जिसमें मनसबदारी सिस्टम और वेल स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू सिस्टम यूज होता था। दिल्ली सुल्तानत में नोबल्स का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था जबकि मुगल्स ने टॉलरेंस और लोकल रूलर्स के साथ कोऑपरेशन की पॉलिसीज फॉलो की जिससे उनका रूल ज्यादा स्टेबल बना। Continuous wars and strict religious policies weakened the Mughal empire under Aurangzeb. Explain this statement with suitable examples. बहुत ही बढ़िया सवाल, 5 मार्क्स में। दोस्तों, हम जानते हैं कि लगातार युद्ध और कठोर धार्मिक नीतियों ने औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो देखो, औरंगजेब ने लगभग 49 साल तक मुगल एम्पायर पर रूल किया और उनके टाइम में एम्पायर अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंच गया था। लेकिन उसकी पॉलिसीज ने एम्पायर को कमजोर कर दिया क्योंकि उसने लगातार वॉर्स लड़ी, स्पेशली डेक्कन रीजन में, जिससे रॉयल ट्रेजरी खाली होने लगी। इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया। औरंगजेब ने अकबर के ऑपोजिट स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो की। उसने नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स दोबारा लगा दिया और कई हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स और सिख सेंटर्स तोड़ दिए गए जिससे लोगों में रिजेंटमेंट और रिबेलियंस बढ़ने लगे। मतलब लोग उसके खिलाफ बगावत पर उतर आए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पॉलिटिकल यूनिटी वीक हो गई और औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर तेजी से डिक्लाइन करने लगा। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बैटल ऑफ तालीकोटा एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहा है, क्यों बैटल ऑफ तालीकोटा साउथ इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बनी। 3 मार्क्स का बहुत ही अच्छा सवाल। आंसर देखिए, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 सीई साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस बैटल में विजयनगर एम्पायर को डेक्कन सुल्तानत ने हरा दिया था। इस बैटल के बाद कैपिटल सिटी हम्पी डिस्ट्रॉय हो गई और एम्पायर ने अपनी पॉलिटिकल पावर खो दी। इससे साउथ इंडिया में विजयनगर की डोमिनेंस खत्म हो गई और रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। अगला सवाल है, डिस्क्राइब ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। तो मिडीवल पीरियड के दौरान ट्रेड और कॉमर्स काफी डेवलप हुआ। इंडिया स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एशिया, अफ्रीका और यूरोप में एक्सपोर्ट करता था। सूरत, कालीकट और हुगली जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज ने इनलैंड और ओवरसीज ट्रेड को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 9th क्वेश्चन है, व्हाई इज महाराणा प्रताप रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस। क्योंकि महाराणा प्रताप को उनकी ब्रेवरी और मुगल सुप्रीमेसी एक्सेप्ट ना करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने हार्डशिप्स के बावजूद अकबर का विरोध जारी रखा जिस वजह से वो करेज और इंडिपेंडेंस के सिंबल बने। और सेकेंड चैप्टर का आखिरी सवाल, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया बिटवीन द 13th एंड 16th सेंचुरीज। तो हमने पढ़ा था कि 13 से 16 सेंचुरीज के बीच इंडिया में एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। ज्यादातर विलेजर्स फार्मिंग पर डिपेंड करते थे और लैंड रेवेन्यू रूलर्स के लिए मेन इनकम सोर्स था। वीविंग, मेटल वर्क, पॉटरी और कारपेट मेकिंग जैसे क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज टाउन्स में फ्लरिश कर रहे थे।
इस पीरियड में इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड भी एक्सपैंड हुआ, जिसमें इंडियन गुड्स जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स की हाई डिमांड थी। पोर्ट सिटीज और ट्रेड रूट्स ने इंडिया को एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट किया। इस तरह इकोनॉमी मेनली एग्रेरियन थी, लेकिन ट्रेड और क्राफ्ट से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनियल एरा ऑफ इंडिया से, जिस चैप्टर का आपको बेसब्री से इंतजार था। और ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो है व्हाट इज कोलोनियलिज्म? मेंशन 2 रीजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म आफ्टर द 15th सेंचुरी। इस चैप्टर से 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कोलोनियलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोलोनियलिज्म का मतलब होता है जब कोई पावरफुल देश किसी दूसरे देश या रीजन पर कंट्रोल कर लेता है और वहां की जमीन, लोगों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। साथ ही वो अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम्स भी उस जगह पर लागू कर देता है। उसे कोलोनियलिज्म कहते हैं। और साथ ही एक और क्वेश्चन है, मेंशन 2 रीजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म आफ्टर द 15th सेंचुरी। तो हमारे बुक में 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियन एक्सपेंशन के लिए 5 कारण दिए हुए थे, पर यहां पर हमसे सिर्फ 2 पूछे गए हैं। तो सबसे पहला कारण था कि यूरोपियन कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन, स्पाइसेस और मिनरल्स जैसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, जो उन्हें अपने कंट्री में नहीं मिलती थी। इसीलिए वो दूसरी जगह पर कब्जा करके वहां के रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स को अपनी इंडस्ट्री में यूज करते थे। और दूसरा कारण है कि वो नए मार्केट्स चाहते थे, जहां अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचकर प्रॉफिट बढ़ा सके। मतलब उनके यहां पर इंडस्ट्री में जो सामान बन जाते थे, उसे बेचने के लिए उन्हें नए मार्केट्स की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कार्टर्स सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज? तो आपने पढ़ा होगा कि कार्टर्स सिस्टम पोर्चुगीज द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक परमिट सिस्टम था, जिससे अरेबियन सी में सी ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। इस सिस्टम के अंडर हर शिप को पोर्चुगीज से परमिट लेना पड़ता था। जिनके पास परमिट नहीं होता था, उन शिप्स को सीज कर लिया जाता था। इससे पोर्चुगीज मैरिटाइम ट्रेड पर डोमिनेट कर पाए। मतलब पोर्चुगीज ने इस सिस्टम के थ्रू सी ट्रेड पर पूरी तरह कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड ड्यूप्लेक्स प्ले इन एक्सपैंडिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया? मतलब इंडिया में फ्रेंच इन्फ्लुएंस को फैलाने के लिए ड्यूप्लेक्स ने क्या योगदान दिया? तो हमने पढ़ा था कि ड्यूप्लेक्स 1742 से 1754 तक फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल था। उनका मानना था कि इंडिया में डोमिनेट करने के लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल जरूरी है। इसलिए उसने इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स में ट्रेन किया और डिसिप्लिन्ड सिपॉय आर्मीज बनाई। इनडायरेक्ट रूल की पॉलिसी फॉलो की और लोकल रूलर्स को सक्सेशन डिस्प्यूट्स में सपोर्ट किया। मतलब जब किसी राजा का किसी दूसरे राजा के साथ विवाद होता, तब फ्रेंच किसी एक राजा को सपोर्ट करके उसे जिता देता और बदले में वो राजा फ्रेंच के कहने पर काम करता था। इन स्ट्रैटेजीज से फ्रेंच को टेम्परेरी सक्सेस मिला, लेकिन आखिर में वो ब्रिटिश से हार गए। Why is the Great Bengal Famine of 1770 considered a result of British policies? अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल, और ये 100% आपके पेपर में आएगा 5 मार्क्स में, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ ही गए होंगे। आपसे पूछ रहा है कि 1770 का ग्रेट बंगाल फैमिन ब्रिटिश पॉलिसीज का रिजल्ट क्यों माना जाता है। मतलब 1770 में जो बंगाल में भुखमरी आई थी, उसके पीछे ब्रिटिश का हाथ किसे था? तो देखो, 1770 के ग्रेट बंगाल फैमिन में ब्रिटिश का हाथ था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रॉप फेलियर के बावजूद हेवी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिससे पेजेंट्स भूख से मरने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर फैमिन रिलीफ या फूड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज नहीं किया गया। फूड स्कैसिटी के बावजूद ग्रेन्स को प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों के वेलफेयर के बजाय रेवेन्यू और प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी, और आखिरकार इन पॉलिसीज की वजह से बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन मर गई, जो ब्रिटिश रूल की एक्सप्लॉयटेटिव नेचर दिखाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। वैसे मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला स्पेसिफिकली 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द कर्नाटिक वॉर्स, व्हाट वाज देयर आउटकम? 2 मार्क्स का बहुत ही आसान सा सवाल। तो हमने पढ़ा था कि कर्नाटिक वॉर्स 1746 से 1763 के बीच साउथ इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच लड़ी गई वॉर्स की एक सीरीज थी। शुरुआत में फ्रेंच को सक्सेस मिला, लेकिन आखिर में ब्रिटिश जीत गए। रिजल्ट के रूप में फ्रेंच पावर इंडिया में सिर्फ कुछ छोटे टेरिटरीज जैसे पौंडीचेरी तक सीमित रह गई। अगला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? गिव वन एग्जाम्पल। तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल क्या था कि इंडियंस के बीच रिलीजन, कास्ट और रीजन के बेस पर डिविजन्स क्रिएट किए गए, ताकि यूनिटी वीक हो जाए और उनका कंट्रोल बना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिश ने डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए,
जिससे इंडियंस डिवाइड हो गए और नेशनल मूवमेंट वीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अफेक्ट इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज? 2 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश रूल में इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्रीज कैसे प्रभावित हुई। तो देखो, ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया। जैसे हमारे यहाँ जो गुड्स बनता था वो ब्रिटिश के मशीन मेड गुड्स के सामने महंगा पड़ने लगा। अब आप ही सोचो, आप कौन सा सामान लोगे, महंगा वाला या सस्ता वाला? यही हुआ हमारे हैंडीक्राफ्ट ट्रेड के साथ, जिस वजह से इंडियन आर्टिजन्स ने अपना लाइवलीहुड खो दिया और इंडिया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का मार्केट बनकर रह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत ही बेहतरीन सवाल, 5 मार्क्स का, ध्यान से समझिए। आपसे पूछा है कि ब्रिटिश रूल का इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट हुआ, तो हम जानते हैं ब्रिटिश रूल का इंडियन एग्रीकल्चर पर गहरा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। जैसे फार्मर्स को इंडिगो, कॉटन और टी जैसे कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया। हेवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ने पेजेंट्स को पॉवर्टी और डेट में धकेल दिया। फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन कम हो गई, जिससे फ्रीक्वेंट फैमिन्स हुए, यानी भूखमरी आई। मनी लेंडर्स ने गरीब फार्मर्स का फायदा उठाया और कई लोगों ने अपनी लैंड खो दी, और इनमें से कई एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 फेल एंड व्हाई इज इट स्टिल कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1857 का ग्रेट रिबेलियन फेल क्यों हुआ और फिर भी इसे इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। 1857 का ग्रेट रिबेलियन कई वीकनेसेस की वजह से फेल हुआ, लेकिन फिर भी ये एक टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि रेबल्स के बीच कोई यूनिफाइड लीडरशिप या कॉमन प्लान नहीं था। मतलब रिबेलियन बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के शुरू हो गई थी, और डिफरेंट रीजन्स अलग अलग लोग लड़ रहे थे और मॉडर्न वेपन्स की कमी थी। और वहीं ब्रिटिश के पास बेटर आर्म्स और डिसिप्लिन था, जिससे उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। फेलियर के बावजूद ये टर्निंग पॉइंट बना क्योंकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया, जिसके फायदे ये हुए कि इसने नेशनल कॉन्शियसनेस जगाई और फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल की फाउंडेशन रखी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर से, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया? मतलब जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी इंडिया में, उसका मेन उद्देश्य क्या था? व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया? तो देखो, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स था इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न आइडियाज को स्प्रेड करना, ऐसे एजुकेटेड इंडियंस का क्लास बनाना जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करें, और मास एजुकेशन को लिमिट करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे आसान चैप्टर से, जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर 7। क्वेश्चन है, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 मार्क्स का सिंपल सवाल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होते हैं। हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जो है व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? आपको बताना है कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों के पास जो नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं, जिनका यूज वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में करते हैं। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेटेड और हेल्दी लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हैं और इनोवेशन और नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप ही सोचो, अगर लोग ज्यादा स्किल्ड एंड नॉलेजेबल होंगे तभी तो वो न्यू इनोवेशंस करेंगे और कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे पाएंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वही सेम चीज जो मैंने आपको अभी बताया कि एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये लोगों को नॉलेज, स्किल्स और ट्रेनिंग देती है। ये लिटरेसी बढ़ाती है, टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करती है और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिलाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। बहुत ही अच्छा सवाल, जिसमें आपसे पूछा है लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन के बीच डिफरेंशिएट करने। तो देखो, लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज्यादा यूज होता है, वहीं कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादातर मशीन और कैपिटल यानी पैसा यूज होता है। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कम पैसा चाहिए, वहीं कैपिटल इंटेंसिव के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लेबर इंटेंसिव के एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर,
हैंडीक्राफ्ट और कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और वहीं कैपिटल इंटेंसिव के एग्जाम्पल्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डज इंडिया फेस इन डेवलपिंग इट्स ह्यूमन कैपिटल डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज यंग पॉपुलेशन? 5 मार्क्स। आपसे पूछ रहा है, बड़ी यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया को अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? आंसर को ध्यान से समझिएगा। बड़ी यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया को ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि रूरल और बैकवर्ड एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी जिससे वर्कर्स की हेल्थ वीक रहती है, स्किल मिसमैच, एजुकेशन इंडस्ट्री की नीड्स से मैच नहीं करती, मतलब हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं पढ़ाया जाता जिसकी इंडस्ट्री लेवल पर जरूरत है। आम शब्दों में कहें तो हमारे यहाँ स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की कमी है। एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़े लिखे युवा या तो बेरोजगार बैठे हैं या फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिसके उनकी एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और आखिरी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिससे सबको एजुकेशन और ट्रेनिंग का इक्वल एक्सेस नहीं मिलता। जैसे सपोज करो एक पुअर यूथ है और वहीं एक रिच यूथ है, तो किसको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है? जाहिर सी बात है, रिच यूथ को। इसलिए हमारे कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जिससे सबको एक समान ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से इंडिया में इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन होने के बाद भी हम ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? टेक्नोलॉजी को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है क्योंकि ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को एफिशिएंटली कंबाइन करने में मदद करती है। ये लेबर और मशीन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, वेस्टेज कम करती है और प्रोडक्शन में बेटर कोऑर्डिनेशन अलाउ करती है। टेक्नोलॉजी के बिना बाकी फैक्टर्स का इफेक्टिव यूज लिमिटेड हो जाता है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर से। और इस चैप्टर से अच्छे अच्छे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज अ बाइकैमरल सिस्टम? मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बाइकैमरल सिस्टम क्यों चूज किया? सबसे पहले तो ये समझो कि बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है। तो देखो, जब कानून बनाने के लिए दो अलग अलग सभा मिलकर काम करती हैं, उसे बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का पार्लियामेंट बाइकैमरल है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर काम करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया के लिए बाइकैमरल सिस्टम इसलिए चूज किया क्योंकि सबसे पहला मोटिव था बेटर लॉ मेकिंग। दो हाउसेज होने से लॉज पर डिटेल में डिस्कशन और रिव्यू होता है, जिससे जल्दबाजी में डिसीजन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा स्टेट्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है और इंश्योर करती है कि स्टेट की व्यूज नेशनल लेवल पर कंसिडर की जाएं। फेडरल बैलेंस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है और बाइकैमरल लेजिस्लेचर नेशनल यूनिटी और रीजनल इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी? हाउ डज द पार्लियामेंट एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल? हमने डिटेल में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था इस वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो जरूर देखो, 25 मिनट की वीडियो है और सब कुछ डिटेल में समझाया है मैंने, और वो भी नोट्स के साथ। हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। मिनिस्टर्स एमपीज के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। डिबेट्स एंड डिस्कशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। और पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठाई जाती हैं। कमिटीज मिनिस्ट्रीज के काम को एग्जामिन करती हैं और एक्सप्लेनेशन डिमांड करती हैं। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच अ बिल बिकम्स एन एक्ट इन इंडिया। 5 मार्क्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 100% ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंडर आएगा और हमेशा आता है। ध्यान से समझो, एक बिल इंडिया में एक्ट बनने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में। रीडिंग्स एंड कमिटी रिव्यू, बिल को पढ़ा जाता है और स्टैंडिंग कमिटी द्वारा डिटेल्ड स्टडी के लिए एग्जामिन किया जाता है। डिस्कशन एंड वोटिंग, मेंबर्स क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करते हैं और अमेंडमेंट्स और फाइनल बिल पर वोट करते हैं। अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस,
बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। एंड लास्ट है प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद बिल गजेट में पब्लिश होता है और एक्ट बन जाता है। हाउ डज द राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट्स? आसान सा सवाल, 2 मार्क्स का। तो राज्यसभा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां स्टेट्स नेशनल लॉज और पॉलिसीज पर अपनी व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब सपोज करो, अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हुआ और ये लॉ किसी स्टेट को पसंद नहीं आई, तो वो स्टेट राज्यसभा में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 सिचुएशंस इन विच द प्रेसिडेंट यूजेस डिस्क्रिशनरी पावर्स। 3 मार्क्स। आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति किन सिचुएशंस में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज कर सकते हैं। तो देखो, प्रेसिडेंट इन सिचुएशंस में डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करते हैं जब लोकसभा इलेक्शंस के बाद किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, जब पीएम अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे तो प्रेसिडेंट उनसे मेजॉरिटी प्रूव करने को कह सकते हैं, और जब किसी स्टेट गवर्नमेंट काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाती। आया समझ? अगला सवाल है, मेंशन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। आपसे सिर्फ 3 रीजन पूछा है, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखकर आना है, जो है सेशंस के दौरान फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस और पुअर कंडक्ट। मतलब पार्लियामेंट सेशन के दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपस में ही बहस करते रहते हैं, जिस वजह से सेशन अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती। इंपॉर्टेंट डिबेट्स में मेंबर्स की लो अटेंडेंस, मतलब कुछ मेंबर्स पार्लियामेंट की सिटिंग्स में प्रेजेंट ही नहीं होते। और आखिरी चैलेंज है बिल्स पास होने में डिले, जिससे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वीक होती है। बहुत बार क्या होता है कि सालों तक पार्लियामेंट में बिल पड़े पड़े धूल खाती रहती है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल पूछा है। तो देखो, पहला रोल है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं और मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। लीडरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम सभी मिनिस्टर्स के काम को लीड और कोऑर्डिनेट करते हैं। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट मैटर्स पर एडवाइस देती है। लॉ मेकिंग रोल, पार्लियामेंट में ज्यादातर बिल्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। उन्हें पार्लियामेंट में अपने हर एक डिसीजन का जवाब देना पड़ता है। एंड लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर्स और बचे हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द जुडिशरी इन मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेज अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच चेक्स एंड बैलेंसेज बनाए रखने में जुडिशरी का रोल एक्सप्लेन करने, या आसान शब्दों में कहें तो आपसे जुडिशरी का रोल पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इंश्योर करती है कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। ये एग्जीक्यूटिव के पावर मिसयूज को चेक करती है। ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd चैप्टर से, जो है राइज ऑफ मराठास, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र के किसी 2 भक्ति सेंट्स के नाम लिखें और भक्ति मूवमेंट का एक कंट्रीब्यूशन मेंशन करें, मतलब उसका एक योगदान भी बताइए। तो महाराष्ट्र के 2 भक्ति सेंट्स संत तुकाराम और संत ध्यानेश्वर थे। भक्ति मूवमेंट ने भगवान के प्रति भक्ति और समानता का संदेश दिया और लोकल लैंग्वेजेस में धार्मिक विचार फैलाकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कन्होजी अंग्रे एंड वाई वॉज ही इंपॉर्टेंट, मतलब कन्होजी अंग्रे कौन थे और क्यों वे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखो, कन्होजी अंग्रे 18th सेंचुरी के शुरुआत में एक मराठा नेवल कमांडर थे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट किया और ब्रिटिश और पोर्चुगीज जैसे यूरोपियन नेवल पावर्स को चैलेंज किया। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शिवाजी अडॉप्ट गुरिल्ला वॉरफेयर, मेंशन एनी 3 रीजंस। बहुत अच्छा सवाल। तो देखो, शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट किया क्योंकि डेक्कन का हिली और फॉरेस्ट एरिया सरप्राइज अटैक्स के लिए सूटेबल था। मराठास के पास मुगल्स के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज और छोटी आर्मी थी। इस स्ट्रैटेजी से जल्दी अटैक और जल्दी रिट्रीट कर सकते थे, जिससे दुश्मन को नुकसान होता था। हाउ डिड शिवाजी स्ट्रेंथन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मेंशन एनी 3 मेजर्स। मतलब शिवाजी ने मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रांग बनाया, कोई 3 मेजर पूछा गया है। तो देखो, शिवाजी ने मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को अष्टप्रधान नाम की 8 मंत्रियों की काउंसिल बनाई जो गवर्नेंस में हेल्प करती थी। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया और ईमानदार ऑफिसर्स अपॉइंट किए। एक डिसिप्लिन आर्मी मेंटेन की जो सीधे स्टेट के कंट्रोल में थी। ये सब करके उन्होंने मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब हम कुछ लॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान से समझिए।
एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द रोल ऑफ शिवाजी इन यूनाइटिंग द मराठास। 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि मराठा पावर की फाउंडेशन कैसे हुई और मराठास को यूनाइट करने में शिवाजी का क्या रोल था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखो, मराठा पावर की फाउंडेशन शिवाजी ने रखी, जिन्होंने मराठास को स्वराज्य के आइडिया के अंडर यूनाइट किया। शिवाजी ने मराठास को एक कॉमन पॉलिटिकल गोल दिया। उन्होंने इंपॉर्टेंट फोर्ट्स कैप्चर किए और अपना टेरिटोरियल कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। उन्होंने एक स्ट्रांग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। शिवाजी ने पावरफुल एनिमीज को हराने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया। उनकी लीडरशिप ने मराठास में लॉयल्टी और यूनिटी इंस्पायर की। ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर आफ्टर शिवाजीज डेथ। तो देखो, शिवाजी की डेथ के बाद भी मराठा एम्पायर एक्सपैंड होता रहा, क्योंकि संभाजी और राजाराम ने मुगल प्रेशर का सामना किया और मराठा पावर को जिंदा रखा। ताराबाई ने मुश्किल समय में स्ट्रांग लीडरशिप दी। पेशवास धीरे धीरे थ्रोन के पीछे रियल पावर बन गए। मराठा इन्फ्लुएंस मालवा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैल गया। 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद एक्सपेंशन वीक हो गया। डिस्कस द लेगेसी ऑफ द मराठास एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन सवाल, 5 मार्क्स का। तो देखो, लिखना किसे है, तो हम जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में मराठास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। मराठास ने इंडियन हिस्ट्री में एक स्ट्रांग लेगेसी छोड़ी, जैसे उन्होंने मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया, रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर को प्रमोट किया, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम डेवलप किया, इंडियन टेरिटरी को फॉरेन पावर्स से प्रोटेक्ट किया। उनकी स्ट्रगल ने फ्यूचर रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। इस चैप्टर का आखिरी और सबसे अच्छा सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ थंजावुर एज अ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर अंडर द चोलास। 5 मार्क्स। मतलब आपको बताना है चोला पीरियड में थंजावुर एक पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस सेंटर क्यों इंपॉर्टेंट था। तो देखो, चोला पीरियड में थंजावुर एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि ये कैपिटल सिटी थी, इसलिए पॉलिटिकल सेंटर था। राजा चोला 1 में बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया, जो आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल है। टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के सेंटर्स के रूप में काम करते थे। थंजावुर में आर्ट, स्कल्पचर और ब्रॉन्ज कास्टिंग को प्रमोट किया गया। यहां मिले इंस्क्रिप्शन से चोला एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। और हमारा आज का आखिरी चैप्टर, पर उसे शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, क्या आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया? मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल प्लान कर रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जिससे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर समथिंग टू बी कंसिडर्ड अ नेचुरल रिसोर्स। हमें पता है कि कोई भी चीज तब नेचुरल रिसोर्स मानी जाती है जब वो ये 3 कंडीशंस फुलफिल करे, जो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी की हेल्प से निकाला या यूज किया जा सके। इकोनॉमिकली फीजिबल, उस रिसोर्स की मार्केट वैल्यू हो और उसे यूज करना प्रॉफिटेबल हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मीनिंग उसका यूज सोसाइटी के वैल्यूज और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 मेन वेज में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ यूज में आ जाएंगे रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे एयर, वाटर, फूड, रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स जैसे वुड एंड आयरन, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी में आ जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट्स एटसेट्रा, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। बढ़िया सवाल। हमारा अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन नेचर, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। 5 मार्क्स का सवाल है, इसीलिए ध्यान से समझाओ। आपसे पूछ रहा है रेस्टोरेशन और रीजनरेशन का मतलब क्या है और सस्टेनेबिलिटी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था कि रेस्टोरेशन का मतलब है डैमेज्ड या डिप्लीटेड रिसोर्स को वापस उसकी हेल्दी ओरिजिनल स्टेट में लाना। रीजनरेशन का मतलब है रिसोर्स का नेचुरली या ह्यूमन हेल्प से दोबारा ग्रो या डेवलप होना। ये प्रोसेस मेनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट्स के लिए होती है। इंपॉर्टेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाने में हेल्प करता है, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करता है, सॉइल फर्टिलिटी और वाटर लेवल इंप्रूव करता है, बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करता है एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इंश्योर करता है। आया समझ? Why is the uneven distribution of natural resources a cause of conflict? Explain with examples from India. बढ़िया सवाल।
आपसे पूछा है नेचुरल रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट का कॉज क्यों बनता है, और साथ ही इंडिया का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करें। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ रीजन्स में ज्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ में कम। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्टेट्स या कंट्रीज के बीच कंपटीशन बढ़ता है। जैसे सपोज करो, एक कंट्री के पास कम रिसोर्सेज हैं और दूसरी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो क्या होगा? जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वही तो डोमिनेट करेगी, जिस वजह से ट्रेड डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, पॉलिटिकल टेंशंस और डिस्प्यूट्स होते हैं। अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेकर समझें तो हमने इस वाले चैप्टर में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा था। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी के बीच वाटर शेयरिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगोशिएशंस हुए। इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स का मेजर कॉज बन सकता है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। आपको बताना है पंजाब में जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, मतलब एग्रीकल्चर में जरूरत से इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज हो गया कि वहां पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया। इस केस को समझाना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं, मतलब उसका नतीजा क्या हुआ ये बताना है। तो मैंने इस केस को आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। सिर्फ 10 मिनट्स की वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है, डिटेल्ड नोट्स के साथ। हमने पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल ग्रेजुअली नीचे चला गया। कई जगह वाटर लेवल 40 मीटर से भी नीचे पहुंच गया और वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is meant by the natural resource curse? इसका आंसर आपको बताना है। देखता हूं कितने लोगों को आता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको अभी कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप इजीली 95% स्कोर कर पाओगे एसएसटी के अंदर। तो ध्यान से देखो। अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा आंसर पॉइंट वाइज लिखो। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर्स को एक बड़े पैराग्राफ में लिख देते हैं। कंटेंट सही होता है, एक्सप्लेनेशन भी डिटेल्ड होती है, फिर भी उनके मार्क्स 4 या 4.5 पर रुक जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रेजेंटेशन। टीचर एक दिन में 80 to 100 कॉपीज चेक करते हैं। उनके पास हर आंसर को रिसर्च पेपर की तरह पढ़ने का टाइम नहीं होता। अगर आपका आंसर पैराग्राफ में होता है, अगर शुरू की 2 से 3 लाइंस में थोड़ा भी कंफ्यूजन या अननेसेसरी बात हो तो टीचर का इंप्रेशन वीक हो जाता है। कई बार पूरा आंसर डिटेल में पढ़े बिना ही मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं। रिजल्ट, आपकी मेहनत का फुल रिटर्न नहीं मिलता। वहीं अगर आपका आंसर पॉइंट वाइज होता है, हर पॉइंट क्लियरली दिखाई देता है, चेकिंग फास्ट और इजी हो जाती है, मार्क्स देना सिंपल हो जाता है। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो सिर्फ ज्यादा लिखता है, स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो सही तरीके से लिखता है। आया समझ? अब एक और पावरफुल टेक्निक समझ लो जो टॉपर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वो है कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस और उन्हें हाईलाइट करना। एग्जाम में सिर्फ लंबा लिखना इनफ नहीं होता, बल्कि सही शब्दों का यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्क्स कहानी पर नहीं बल्कि कीवर्ड्स पर मिलते हैं। मॉडल आंसर्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं और जब वही टर्म्स आपके आंसर में क्लियरली दिख जाते हैं तो टीचर को तुरंत समझ आ जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। याद रखो, टीचर्स एक दिन में 80 to 100 कॉपीज चेक करते हैं, इसलिए वो हर लाइन डिटेल में नहीं पढ़ते बल्कि आंसर को स्कैन करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन या क्लियरली विजिबल होते हैं तो उनकी नज़र तुरंत वहां पड़ती है और मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। इसलिए पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करने की जगह सिर्फ मेन टर्म्स को एक सिंपल लाइन से हाईलाइट करो। ओवर डेकोरेशन बिल्कुल मत करो। जब आप हर पॉइंट में 1 to 2 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स क्लियरली दिखाते हो तो आंसर ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लगता है। एक सेकंड, मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। जैसे यहां मैंने एक आंसर लिया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हु इज 18 years or above has the right to vote without any discrimination based on caste, religion, gender, education, income और social status। तो इस आंसर में आपको कीवर्ड फाइंड करके उन्हें हाईलाइट करना है। जैसे यहां देखो, सबसे पहले आपको एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री को हाईलाइट करने हैं, देन 18 years और अबव को, देन राइट टू वोट को, देन डिस्क्रिमिनेशन एंड देन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम और सोशल स्टेटस को। इस तरह आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो और यकीन मानो टीचर की नज़र सबसे पहले कीवर्ड्स पर जाएगी और वो बिना पूरा आंसर पढ़े फुल मार्क्स दे देगा। इससे एक और फायदा है, अगर आपका आंसर कहीं पर गलत है तो टीचर की नज़र उस पर नहीं जाएगा।
और इसी के साथ मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने में कई महीनों की मेहनत लगाई है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से और ऑनेस्टली खुद से रिवाइज कर लेना। फिर देखना, एसएसटी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, आपके पेपर में 20 एमसीक्यू भी आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उन सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपके फाइनल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।